नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। आज एक ख़ास घटना हो गई है अमेरिका में, जिसका हम लोगों को थोड़ा बहुत शक था, अंदेशा था कि ये होगा, कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ न कुछ घटना तय थी। असल में डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ हर तरीके का हथकंडा अपना के देख चुकी थी ये जो इनकी अपोजिशन है, जो लेफ्टिस्ट्स हैं। इन्होंने उनके ऊपर तमाम तरह के केसेस चलाने की कोशिश की कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को किसी केस में सज़ा दिलवा दी जाए और उस सज़ा के नाम पे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए चुनाव लड़ने से। तो वो सारे कहानी करके देख लिया। उनके ऊपर छापे मारना, रेड मारना, उल्टे सीधे आरोप लगाना, हर तरह का प्रयास किया गया। लेकिन कुल मिला करके डोनाल्ड ट्रंप हर चीज़ से बाहर निकलते चले गए और जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो भी बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छी स्थिति में बनी हुई थी लगातार। तो खबर तो ऐसी आ रही थी मीडिया में कि और हर जगह से कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। और पिछली बार इन लोगों ने 2020 के चुनाव हुए थे, उसमें भी इलेक्शन फ्रॉड का सहारा लिया था। बहुत सारी जगहों से बहुत सारी शिकायतें आई थी। अमेरिका के अंदर एक अजीबोगरीब व्यवस्था है कि वहाँ पे हर स्टेट का अपना चुनाव आयोग होता है और हर स्टेट अपने हिसाब से अपने चुनाव करता है और हर स्टेट के चुनाव को लेके अपने नियम और कानून अलग अलग हैं। कहीं पे बैलेट पेपर से चुनाव होता है, कहीं पे ईवीएम मशीन से होता है। कुछ राज्यों की ईवीएम मशीन्स जो हैं वो ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, तो उस पे आरोप लगता है कि क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो ये हैक की जा सकती हैं। कहीं पे वो आप डाक मतपत्र मांग करके उस पे वोट डाल के भेज सकते हैं डाक से। और हर राज्य के अलग अलग नियम कानून हैं। बहुत से राज्यों में आपको किसी तरीके की वोटर आईडी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी जाए और वोट डाल दे। ये भी एक समस्या है कि आप घूमने के लिए किसी राज्य में गए, होटल में रुके, पता चला चुनाव है, आप टहलते हुए गए और वहाँ जा कर के आपने भी एक बैलेट पेपर लिया, वोट डाल करके डाल दिया। इस टाइप के उल जलूल किस्म के नियम कानूनों के चक्कर में हम कह नहीं सकते हैं कि अमेरिका में कोई तरीके की डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के नाम पे मजाक है। तो पिछली बार इन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को इस पूरे खेल में निपटा दिया था और बहुत विवाद हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ पे मतलब अजीबोगरीब टाइप की एक व्यवस्था है कि वहाँ पे मतलब दुनिया में आपने पहली बार कहीं देखा होगा कि किसी भी देश की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस जो हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम से पहचाना जाता है कि अरे ये डेमोक्रेट जज है, ये रिपब्लिकन जज है। कि जो सरकार आती है और वो अपने जो जज अपॉइंट करके चली जाती है, वो जज हमेशा उस पार्टी की विचारधारा के हिसाब से फैसले लेते रहते हैं। तो वहाँ की जुडिशरी भी जो है उसके अंदर जजेस की भी पार्टी फिक्स हैं और उस पार्टी के विचारधारा के हिसाब से ही जज फैसले भी करेंगे, ये भी फिक्स है। तो सुप्रीम कोर्ट में डेमोक्रेट्स के जजेस ज़्यादा मजबूत हैं और उस लिहाज से ट्रंप को वहाँ से भी कोई ख़ास रिलीफ मिली नहीं। और ट्रंप ने भी कभी अपनी हार वो नहीं की, मतलब एक्सेप्ट नहीं की कि हम चुनाव हारे हैं। वो हमेशा आज तक उसको चैलेंज करते आए हैं कि हम चुनाव हारे नहीं थे, हमारे साथ धोखाधड़ी की गई थी। तो बहरहाल इस बार जो लेफ्टिस्ट्स हैं उनको ये लग रहा था कि इस बार हम बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी और बदमाशी करने की स्थिति में हैं नहीं, क्योंकि वो हम पिछली बार कर चुके हैं। इस बार करेंगे तो पूरी दुनिया में एक बवाल खड़ा हो जाएगा और हमारे ऊपर और हमारी डेमोक्रेसी और इस सिस्टम के ऊपर उंगलियां उठने लगेंगी। तो वो रास्ता इनके लिए लगभग बंद था। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि पिछली बार इनके जो ये खेल थे इसको रिपब्लिकन्स समझ गए थे। तो इन्हें पता था कि अगर हम ये चुनाव में धोखाधड़ी और खुराफात करना शुरू करेंगे तो रिपब्लिकन्स उसी समय उसका प्रतिकार करेंगे और एक हंगामा और हिंसा की स्थिति खड़ी हो जाएगी चुनावों में। तो चुनाव का मैनेजमेंट उस तरीके से हो नहीं सकता।
सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, तो सोशल मीडिया में भी अब इनकी वो पकड़ नहीं रह गई, क्योंकि ट्विटर जो है वो एलॉन मस्क ने टेक ओवर कर लिया है और इस समय ट्विटर सबसे पावरफुल मीडियम है सोशल मीडिया का। और एलॉन मस्क जो है उनका काफ़ी तगड़ा सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ रहता है। तो ऐसे में ट्विटर इनके कंट्रोल में नहीं है, तो सोशल मीडिया का नैरेटिव ये नहीं चला सकते हैं। एक यूट्यूब के अकेले के भरोसे चला सकते थे थोड़ा बहुत, तो वो इन्होंने पूरी कोशिश इंडिया में की है। लेकिन अमेरिका के अंदर यूट्यूब से ज़्यादा टिकटॉक पॉपुलर है। टिकटॉक को भी ये लोग यूज़ करते हैं, लेकिन टिकटॉक के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो चाइनीज़ कंट्रोल्ड कंपनी है। तो वहाँ पे इनका नैरेटिव कितना चलेगा, चाइना अपना उसके साथ कितना चला देगा, वो इनको समझ में नहीं आता है। क्योंकि हाल ही में टिकटॉक के वीडियोस को देख देख करके वहाँ की कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में फ़िलिस्तीन को लेकर के भयंकर दंगे फसाद हुए। तो सोशल मीडिया भी इनके हाथ से काफ़ी कुछ आउट ऑफ कंट्रोल टाइप की स्थिति में है। तो ये लेफ्टिस्ट कबाल जो है पूरी, डीप स्टेट कहते हैं इन्हें, गहरा राज्य कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, एक डार्क फोर्स है जो पीछे से काम करती है। अब इनके पास फ्रस्ट्रेट होने के अलावा कोई चारा नहीं था। भारत के इलेक्शंस को ये प्रभावित करना चाहते थे, तो भारत में ऐसा हो गया कि सब कुछ कर लेने के बाद भी मोदी फिर आ गए। और मोदी इनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका के बाद अगर नंबर 2 नंबर 3 की कंट्रीज़ देखा जाए पॉपुलेशन और इकोनॉमी के लिहाज से, मिलिट्री पावर के लिहाज से, तो उसमें चाइना और इंडिया ही आते हैं। रशिया एक मिलिट्री पावर ज़रूर है, लेकिन अभी आज की डेट में तो वो उलझा हुआ है अपने यूक्रेन वॉर को लेकर के। तो ऐसे में चाइना और इंडिया 2 आते हैं। चाइना भरोसे के लायक नहीं है, था इनके कंट्रोल में, अभी भी काफ़ी कुछ ये लोग कंट्रोल कर लेते हैं चाइना को, लेकिन फिर भी वो आउट ऑफ कंट्रोल टाइप की स्थिति है उसकी भी। और भारत जो है वो काबू में आ नहीं रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी बार बार आ जाते हैं यहाँ चुनाव जीत के, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। और ऐसे में इनको ये समस्या हो गई कि अगर कहीं ट्रंप यहाँ जीत गया अमेरिका के अंदर, तो जो ये पूरा इनकी डार्क फोर्स है, जो पूरा डीप स्टेट है, इसको डिसमेंटल करने का एजेंडा इंडिया का भी है, रशिया का भी है, चाइना का भी है और डोनाल्ड ट्रंप का भी है। अगर ये सारे लोग मिल जाएंगे तो ये डीप स्टेट को चुन चुन के अलग अलग जगह से उखाड़ के फेंक देंगे। और ये डीप स्टेट की पिछले 400 साल पुरानी व्यवस्था चली आ रही है, तो इनका ये 400 साल पुराना जो एम्पायर है, इसको एक खतरा महसूस होने लगा है। यूरोप के अंदर बहुत सी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स आ गई हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में। वो भी अपने आप को इस डीप स्टेट से अलाइन करके चलना नहीं चाहते हैं, वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं। वो अपने रिलेशंस रशिया से भी बनाना चाहते हैं, वो अपने रिलेशंस इंडिया से भी बनाना चाहते हैं, वो अपने को इस तरफ अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूरोप के अंदर भी पकड़ इनकी ढीली हो रही है। तो ऐसे में ट्रंप को कैसे रोका जाए, वो एक इनके लिए चुनौती बन गया था। आज बड़ा खुला एक अटेम्प्ट हुआ है ट्रंप की लाइफ के ऊपर, एक असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ है। अब किसी व्यक्ति की अगर कान के बाजू से गोली निकल रही है और कान को कट करते हुए निकल रही है, कान से खून निकल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो गोली 1-1.5 इंच दूसरी तरफ से निकलती तो वो सिर फाड़ते हुए निकलती, आदमी को मौके पे ही ख़त्म कर देती। तो और वहाँ पे जहाँ ट्रंप के ऊपर ये फायरिंग हुई, 4-5 गोलियां चलने की तो कंफर्म आ रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उससे ज़्यादा भी चली हैं। लेकिन ये जो 4-5 गोलियां चली हैं, इसमें से एक ट्रंप के कान को टच करती हुई गई है, उससे उनको ब्लीडिंग वगैरह हुई है कान में, बट वो सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। लेकिन बाकी की जो गोलियां थीं, उनसे पीछे बैठे 2-3 लोगों को गोलियां लगी हैं और एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 1-2 लोग क्रिटिकल हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो स्ट्रेट अवे ये दिस वाज अ मूवमेंट जहाँ पे उनको किल करने के लिए ही इसको किया गया था। और करीब करीब 6-7 प्रेसिडेंट्स अमेरिका के ऐसे मारे जा चुके हैं इस टाइप के ही अटैक्स में, और 13-14 के करीब कैंडिडेट्स जो हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स पास्ट में,
उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। तो ये अमेरिका के लिए कोई नई बात नहीं है कि वहाँ के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के ऊपर अटैक हो या प्रेसिडेंट को ही मार दिया जाए। ये वहाँ पे होता आया है और उसके पीछे भी यही डीप स्टेट है कि जब आदमी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, इनकी बात नहीं सुन रहा है या इनको कोई बड़े नुकसान पहुँचाने लगता है उसकी नीतियों से, तो फिर ये उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं और उसी कड़ी में ये ट्रंप के साथ किया गया है। आपको लगता है कि ये नरेंद्र मोदी के साथ नहीं किया गया है, तो आप ये वीडियो देखिए नरेंद्र मोदी जी का। ये नोटबंदी के समय का वीडियो है और नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छे से पता है कि उनके पीछे कौन सी ताकतें लगी हुई हैं। 2002 के गुजरात दंगों के बाद से ये ताकतें नरेंद्र मोदी के पीछे लगी हुई हैं। पहले मीडिया से उनके ऊपर हमले लगातार जारी रखे गए और उसके बाद आपको याद होगा कि पटना के गांधी मैदान पे बम ब्लास्ट्स हुए और बाद में पता चला कि जिस मंच पे खड़े होकर के मोदी जी भाषण दे रहे थे, उस मंच के नीचे भी काफ़ी बम लगा के रखे गए थे, जो कि किस्मत की बात है कि फटे नहीं और नरेंद्र मोदी बच के उससे निकल आए। उसके बाद एक घटना हुई जबकि वो पंजाब की विज़िट कर रहे थे और एक छोटा सा फ्लाईओवर था और उस फ्लाईओवर के ऊपर उनकी गाड़ी गई और नीचे दूसरी तरफ से रास्ता जाम करके रखा गया था और नरेंद्र मोदी एक तरीके से एक फ्लाईओवर के ऊपर उनकी गाड़ी फंस गई थी। उसके बाद उनकी एसपीजी ने तुरंत एक्शन लिया, गाड़ी को घुमाया और वापस लेकर के वो एयरपोर्ट आ गए सीधे। तो वहाँ पे भी एक ट्रैप सेट किया गया था और शायद वहाँ पे एक्शन ये लोग कर नहीं पाए, उसके पहले एसपीजी प्राइम मिनिस्टर को निकाल करके ले गई। ये लोग उस समय शायद दूसरी तरफ से रास्ते को ब्लॉक कर नहीं पाए थे और इन लोगों को तुरंत समझ में आ गया एसपीजी वालों को कि फ्लाईओवर के एक तरफ से रास्ता ब्लॉक किया है, कहीं अगर ये दूसरी तरफ से भी ब्लॉक कर देंगे तो हम लोग बीच में फंस जाएंगे। तो ऐसी पोजीशन नरेंद्र मोदी के साथ आ चुकी है। उनकी भी लाइफ के ऊपर अटेम्प्ट है। आपको एक और याद दिलाता हूँ, जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे। शिंजो आबे भी नरेंद्र मोदी के बहुत क्लोज फ्रेंड टाइप के थे और उनके साथ नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। भारत में जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, ये 0.1% इंटरेस्ट रेट पे जापान से 30 साल के या ऐसे कुछ लंबा टर्म है, 30 या 50 साल के फाइनेंस एग्रीमेंट के ऊपर भारत को बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जापान से मिला है और इसमें जो की रोल था वो शिंजो आबे का ही था और नरेंद्र मोदी के साथ शिंजो आबे के संबंध तब से थे जब नरेंद्र मोदी गुजरात के प्राइम मिनिस्टर थे और वाइब्रेंट गुजरात में हर बार जापान बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता था। शिंजो आबे हर बार जापान के एक अच्छे खासे डेलीगेशन को गुजरात भी भेजते थे और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर बन के मोदी दिल्ली आ गए तो शिंजो आबे का तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप था और इंडिया जापान के कोऑपरेशंस बहुत अच्छे चल रहे थे। शिंजो आबे भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान जो है वो जर्मनी और इटली वाले ग्रुप का एक मेंबर था और जब ये हार गए तो जापान के ऊपर एक तरीके से अमेरिका ने कब्ज़ा टाइप का कर लिया। उनका जो संविधान वगैरह है वो इस टाइप का अपमानजनक संविधान बनवाया गया उनसे कि जिसमें उनको अपनी सुरक्षा के लिए सेनाएं वेनाएं रखने की कोई इजाज़त नहीं थी, हथियार रखने की इजाज़त नहीं थी। इस टाइप का उनके संविधान में खुद उनसे लिखवाया गया कि हम ये सब नहीं करेंगे। और अमेरिका की आर्मी और क्या बोलते हैं नेवी और ये सारी फोर्सेस ने कई सारे बेसेस जापान के अंदर बना करके उनको ये कहा कि आपको अपनी आर्मी रखने की ज़रूरत नहीं, आर्मी हमारी रहेगी यहाँ पे। मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जापान की सॉवरेनिटी ख़त्म करके उस पर कब्ज़ा किया हुआ था। शिंजो आबे ने लास्ट में ये हो गया कि उन्होंने ये कहा कि जापान को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है और चीन जिस तरीके से दादागिरी कर रहा है साउथ चाइना सी में, हमारी सुरक्षा को कभी भी ख़तरा हो सकता है और हम अमेरिका के भरोसे पे नहीं रह सकते हैं। हमें अपनी आर्मी और अपनी डिफेंस की व्यवस्था खुद बनानी पड़ेगी। तो उस संबंधित संविधान संशोधन शिंजो आबे ने करके अपनी आर्मी और अपनी डिफेंस के बजट को काफ़ी बढ़वा दिया था और सब कुछ किया था।
शिंजो आबे अमेरिका की इच्छा के खिलाफ जा रहे थे। जापान की एक क्रिटिकल चीज़ ये है कि जापान के पास अमेरिका के एक $1.5 ट्रिलियन या उससे ज़्यादा के बॉन्ड्स रखे हुए हैं। अगर जापान इनको मार्केट में बेचना शुरू कर देता है तो अमेरिका की जो करेंसी है उसको डिस्टेबलाइज कभी भी कर सकता है। तो जापान के साथ ये रिस्क अमेरिका को हमेशा से रहता है और इसलिए उनको ये डर था कि शिंजो आबे कहीं अगर अपने किसी शिष्य को प्राइम मिनिस्टर बना दिए और इनकी पॉलिसीज़ चलती रहीं तो आज नहीं तो कल जापान ये जो $1.5 ट्रिलियन के बॉन्ड्स हैं ये मार्केट में डंप कर देगा और जिस दिन वो करेगा रातों रात US डॉलर की जो वैल्यूएशन है वो टूट जाएगी। तो आपको पता होगा कि शिंजो आबे जी की भी एक चुनावी सभा टाइप की वो नुक्कड़ सभा कर रहे थे, क्योंकि जापान छोटी सी कंट्री है, छोटी पॉपुलेशन है, तो वहाँ बड़े से बड़े लीडर्स भी जो हैं वो ऐसे ही खुलेआम सड़कों पे घूमते हुए 15, 20, 25 लोगों की एक छोटी सी सभा को किसी भी चौक चौराहे पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो भाषण दे करके निकल जाते हैं अपनी गाड़ी से। तो इस टाइप की एक छोटी सी नुक्कड़ सभा थी उनकी, वो कर रहे थे और वहाँ पे एक व्यक्ति आता है अचानक और उनको ताबड़तोड़ गोलियां मार देता है और मौके पे उनकी मौत हो जाती है। शिंजो आबे भी एक राष्ट्रवादी नेता थे, उनकी भी हत्या हो गई। यूरोप के भी एक नेता हैं, उनके ऊपर हमला हुआ, वो भी राष्ट्रवादी थे। भारत में जैसा मैंने आपको बताया नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अटेम्प्ट हो चुके हैं 2-3 बार। व्लादिमीर पुतिन साहब के ऊपर तो न जाने कितनी बार हमले के अटेम्प्ट किए गए हैं। वो तो ऐसा है कि खुद क्योंकि KGB के एजेंट रहे हैं और उनकी जो सीक्रेट सर्विस है वो बहुत अलर्ट रहती है, तो इसलिए उनके ऊपर कोई भी अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, वरना उनके साथ भी बहुत बार ये कोशिश की जा चुकी है और अब ये कोशिश डोनाल्ड ट्रंप के साथ की गई। तो ये जो डार्क स्टेट कह लीजिए, ये इनकी जो हरकतें हैं बहुत ख़तरनाक हैं। अब यहाँ से क्या? तो जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है, फेसबुक पे भी मैं सालों से लिखता आ रहा हूँ कि एक अंडरग्राउंड नीचे सतह के नीचे एक युद्ध ऑलरेडी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि 3rd वर्ल्ड वॉर, 4th वर्ल्ड वॉर जो भी कह लीजिए कि वो नहीं हो रहा है या होने वाला है या होगा, उसकी कोई हमें इंतज़ार करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वर्ल्ड वॉर इस समय चल रहा है, ये अभी प्रॉक्सीज़ के थ्रू चल रहा है। जैसे अमेरिका यूक्रेन को अपना प्रॉक्सी बना करके रशिया से लड़ रहा है, रशिया ईरान को अपना प्रॉक्सी बना के ईरान के प्रॉक्सीज़ को यूज़ कर रहा है, हमास और हिजबुल्ला को, और अमेरिका के प्रॉक्सी इजराइल के ऊपर अटैक करवा करके वो इनडायरेक्ट लड़ाई लड़वा रहा है। अफ्रीका के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर उठापटक चल रही है, जिसमें कि रशिया की जो ये है वैगनर आर्मी है, वैगनर फोर्स, ये बहुत सारी कंट्रीज़ में बैठ कर के यूरोपियन जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी बनाई हुई जो अफ्रीकन गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, उनको अटैक कर रही हैं। कहीं पे आर्मी का विद्रोह हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे राष्ट्रपति को हटा करके सेना तानाशाह बन के आ गई है। तो ये वर्ल्ड वॉर शुरू है ऑलरेडी। एक तो उस लेवल पे चल रहा है जहाँ पे प्रॉक्सीज़ के थ्रू एक दूसरे से लड़ाई लड़ी जा रही है। ईरान के प्रॉक्सीज़ जैसे हुतीज़ हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट रेड सी वाला एक पूरा रूट बंद कर रखा है, वहाँ से शिपिंग बंद कर रखी है। तो वो एक कहानी चल रही है। उसके पीछे रशिया और चाइना ईरान को बैक कर रहे हैं और ईरान इन प्रॉक्सीज़ को यूज़ कर रहा है। तो ये कहानियाँ चल रही हैं। ईरान के राष्ट्रपति की हत्या हो गई थी अभी, तो बाप रईसी साहब की। तो आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली एक उठापटक का माहौल चल रहा है। हम लोग इसको इसलिए इग्नोर करते हैं कि एक किसी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या होती है या किसी आर्मी जनरल की हत्या होती है और उसके 1 महीने 15 दिन तक कुछ नहीं होता है, तो हम लोग उसको भूल जाते हैं। अब आज ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ है, हम ये भूल चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को मारने की कोशिश की गई थी पंजाब के अंदर। हम ये भूल चुके हैं बहुत पहले कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर पटना के गांधी मैदान पे बम ब्लास्ट करके उनकी हत्या करने की कोशिश की गई थी। तो ये जो डार्क स्टेट है,
इसके लिए ये सारी चीज़ें बड़ी सामान्य हैं, ये बहुत स्मूथली इस पे काम करते हैं। और आप अमेरिकन मीडिया उठा करके देखेंगे तो खुले असैसिनेशन अटेम्प्ट को भी ये लोग अलेज्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। अलेज्ड क्या है भाई, किसी के ऊपर गोली चली है, मतलब इतनी बेहयाई है कि वहाँ पे कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो ट्रंप ने नाटक किया, अपने ऊपर गोली चलवाई है। भाई मैं कहता हूँ कोई भी कितना भी बहादुर आदमी हो, वो अपने ऊपर गोली चलवा ले कि जहाँ पे फायर करने वाला 130 मीटर दूर बैठा है और वो आपके कान के बाजू से गोली मार दे। भाई साहब, किसी आर्मी के जनरल में भी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि हवा का एक हल्का सा झोंका भी चल गया ना उस समय पे जब गोली चल रही है, तो वो गोली शिफ्ट हो करके 5-6 इंच आपके सिर के अंदर से निकल जाएगी। कोई कितना भी बड़ा तीरंदाज हो, वो गारंटी 130 मीटर दूर पे नहीं ले सकता है कि गोली 4 इंच इधर लगेगी कि उधर लगेगी। और ख़ास तौर से ऐसे खुले माहौल में जहाँ भीड़ है, सब कुछ है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि किसी ने अपनी जान पे ऐसा इस टाइप का रिस्क लिया होगा। और ट्रंप को ज़रूरत क्या थी? ट्रंप तो ऑलरेडी पॉपुलर उससे आगे थे, वो तो चुनाव जीत रहे थे। तो ऐसे में ट्रंप को ये स्टंट करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, जो आदमी खुद जीत रहा है, खुद आगे बढ़ रहा है। तो ये सोची समझी इनकी हरकत थी, इन्होंने कोशिश की थी। ये इनके साथ बहुत बड़ा नुकसान हो गया कि ट्रंप को कुछ नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अब ट्रंप के लिए जीतना और आसान हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब अगर ट्रंप जीत करके आ गए तो इन शक्तियों के खिलाफ ट्रंप की लड़ने की जो इच्छा शक्ति है वो 10 गुना और मजबूत हो जाएगी। अब वो, मतलब आपने आखिरी जो लिहाज का पर्दा था वो भी तार तार कर दिया है। अब ट्रंप आएंगे तो वो खुली दुश्मनी के साथ आएंगे। और ट्रंप जैसा व्यक्ति जो वैसे ही मुंहफट हैं, काफ़ी कुछ बोल देते हैं खुलेआम, वो अगर करने पे आ गए तो सोचिए क्या होगा। तो अब यहाँ से ये जो लड़ाई है, ये जो वॉर है, ये और भड़केगा। ये डीप स्टेट जो है ये अब और कोशिश करेगा कि इधर उधर हाथ पैर मारें, क्योंकि अब क्या है कि इनके हाथ से अगर अमेरिका भी निकल गया, यूरोप आधा से ज़्यादा निकल चुका है। यूरोप में जहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये फ्रांस और इंग्लैंड में इन्होंने अपनी सरकारें बनाने की या बचाने की कोशिश की हुई, वहाँ पे स्थिति इतनी ख़राब है कि इन्होंने ही जो पाले थे जिहादी, आज की डेट में उन्होंने सड़कों पे आग लगा रखी है। तो फ्रांस और इंग्लैंड जल रहे हैं। जर्मनी के अंदर भी जो इनकी सपोर्टिंग गवर्नमेंट है वो जाने वाली है। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे राष्ट्रवादी चुन के आ चुके हैं, तो वहाँ पे भी इनकी पकड़ कमज़ोर होती जा रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो डार्क स्टेट है ये बड़ी एक उस वाली पोजीशन में आता जा रहा है कि जहाँ इसकी चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं, जहाँ पे कि नेशनलिस्ट फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग होती जा रही हैं। और डेस्परेशन में, बेचैनी में ये इन्होंने कदम उठाया है ट्रंप के ऊपर अटैक का। अगर और इसके बाद मेरे को पूरा भरोसा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ख्याल रखा जाएगा। आप देख रहे होंगे कि लगातार विपक्ष जो है वो एक चीज़ उठा रहा है कि मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए। ठीक है ना? तो वहाँ पे एक्चुअली पूरे चांसेस हैं कि मोदी के ऊपर हो सकता है कि वहाँ पे कुछ प्लान करके रखा गया हो अटैक करने का। और क्योंकि मणिपुर से लगा हुआ म्यांमार बॉर्डर है और वहाँ से चाइना का काफ़ी दखलंदाजी है, और किसी भी तरह के वेपन्स और कुछ भी मणिपुर के अंदर चाइना के थ्रू भेजे जा सकते हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी का मणिपुर विज़िट जो है वो एक सिक्योरिटी थ्रेट है। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ को बहुत अच्छे से पता है, और लगातार इसलिए जानबूझ के ऑपोजिशन उठा रहा है कि मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं मोदी, मणिपुर पे बोलते क्यों नहीं, मणिपुर जाते क्यों नहीं। भाई तुम्हें क्या तकलीफ़ है मणिपुर जाने या ना जाने से? प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डिसाइड करता है। वो उनकी सिक्योरिटी और बाकी सारी चीज़ों को देख के डिसाइड करता है। तो ऐसे में बार बार मोदी के ऊपर ये करना कि तुम यहाँ क्यों नहीं जा रहे, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे,
इसके पीछे रीज़निंग यही है। तो मोदी सेफ हैं, ठीक है, भारत की एजेंसीज बहुत मजबूत हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, और मोदी की सिक्योरिटी वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्योरिटीज़ में से एक है। मैं तो कहूँगा कि शायद अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विसेज हैं उससे बेटर हमारी सीक्रेट सर्विसेज मोदी की सिक्योरिटी में काम कर रही हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति भी थे, और उस हिसाब से अगर उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी कमी हुई है कि मतलब एक ओपन स्पेस में वो कहीं स्पीच दे रहे हैं और 130 मीटर की दूरी पे किसी बिल्डिंग की छत से बैठ कर के कोई शूटिंग कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण काम हुआ है। क्योंकि कोई भी वीआईपी या टॉप का जो लीडर होता है, जब उसकी विज़िट कहीं होती है तो सबसे पहले सीक्रेट सर्विसेज जो हैं वो उस एरिया का, जो भी जिस जगह पे उनका स्पीच होना है, जिस जगह पे स्टेज है, उससे 100, 200, 300 मीटर, 500 मीटर के दायरे में जितनी भी बिल्डिंग्स और बिल्डिंग्स की छतें हैं उनको ये लोग अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। वहाँ पे 2-2, 4-4 कांस्टेबल्स या स्नाइपर्स अपने ये लोग पोस्ट कर देते हैं ताकि उस छत पे कोई आए ना, कोई जाए ना। तो ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप की जहाँ सभा हो रही थी उसके ठीक सामने किसी बिल्डिंग की छत पे सिर्फ 130 मीटर की दूरी पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ था और उसने फायरिंग कर दी। इसका मतलब है कि सीक्रेट सर्विसेज ने वहाँ पे ठीक से काम नहीं किया। और फिर कहा गया कि जब उनको गोली लगी है वो नीचे गिरे हैं, या चिल्लाया गया है कि नीचे झुकिए, नीचे झुकिए, और वो जो जिस पोडियम पे खड़े होकर के भाषण दे रहे थे वो उसके नीचे बैठे हैं। तो उसके बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स जो हैं वो स्टेज पे दौड़ करके आए हैं। जबकि नॉर्मली कोई इतना बड़ा अगर व्यक्ति होता है तो उसके तीनों चारों तरफ आप देखेंगे कि बॉडीगार्ड्स, कमांडोज हमेशा खड़े होते हैं, उसको परछाई की तरह फॉलो करते हैं, और गोली की चट से आवाज़ भी कहीं सुनाई देती है तो वो तुरंत उनको खींच के अपने बीच में करके ये सारे बॉडीगार्ड्स चारों ओर से घेर लेते हैं। क्योंकि ये बॉडीगार्ड्स जो हैं ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह पहने रहते हैं, तो इनको ये ट्रेनिंग रहती है कि ये अपने ऊपर उस गोली का वार ले लेंगे और उस वीआईपी को अपने घेरे में अंदर ले लेते हैं। आप मोदी जी को भी देखेंगे तो वो भी जब स्पीच कर रहे होते हैं तो उनके आजू बाजू पीछे हमेशा 2 या 3 कमांडोज खड़े हुए आपको लगातार दिखाई देंगे। तो ये एक सोचा समझा अटेम्प्ट था असैसिनेशन का, और यहाँ से चीज़ें अब मुझे और बिगड़ती दिख रही हैं। लड़ाई जो है अब और खुल कर के सामने आएगी और हर क्वार्टर से आएगी। हाल में नरेंद्र मोदी जी की विज़िट हुई है रशिया की, और उसके बाद अभी आज मोदी जी मेरे ख्याल से वर्ल्ड के पहले ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने ट्रंप के ऊपर ये जो असैसिनेशन हुआ इस पर ट्वीट करके कहा है कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ था एंड आई एम पेन्ड एंड डिस्टर्ब्ड बाय इट। तो यहाँ मोदी जी ने भी ट्रंप को अपना ओपन सपोर्ट दे दिया है कि भाई वी स्टैंड विथ डोनाल्ड ट्रंप एंड वी वांट हिम टू विन, एंड हम लोग उनके साथ काम करने में ज़्यादा सहज महसूस करेंगे। तो ये एक पोजीशन बन रही है। डोनाल्ड ट्रंप की व्लादिमीर पुतिन से भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और वो हमेशा कहते थे कि रशिया से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमें रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखने हैं। तो ट्रंप के आने का मतलब है कि ये डार्क स्टेट के जितने भी दुश्मन हैं, जिसमें भारत है, ये क्या बोलते हैं आपका रशिया है, इन सब के साथ डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे रिलेशंस। तो डार्क स्टेट जो है इसको बड़ा तकलीफ़ है उस चीज़ों से कि वो नहीं चाहते हैं कि ट्रंप आ जाए, क्योंकि ट्रंप आ गए तो यहाँ मोदी बैठा है, वहाँ पुतिन बैठा है, इधर चाइना में जिनपिंग बैठा हुआ है। सारी कंट्रीज़ जो मेजर कंट्रीज़ हैं, मेजर पावर्स हैं, सारे के सारे एंटी डार्क स्टेट पावर्स हैं इस समय। और अगर अमेरिका भी इनके हाथ से चला गया तो यूरोप जा ही चुका है, अफ्रीका में भी इनकी पकड़ बहुत कुछ ढीली कर चुका है रशिया। तो ये हर तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो इनका जो 400 साल का राज चल रहा है पूरी दुनिया पे,
वो राज ख़त्म होने की कगार पे है। तो आप इसको ये मत समझिएगा कि ये लड़ाई यहाँ से कम होगी। अब ये लोग अपनी पूरी ताकत हर तरह से हर जगह झोंक देंगे। ये जगह जगह युद्ध भड़काने की कोशिश करेंगे। ये सब करेंगे अगले 6 महीने के अंदर, जब तक कि नवंबर दिसंबर तक चुनाव नहीं हो जाते अमेरिका के। ये वर्ल्ड में जगह जगह आग लगाने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के अंदर आग लगाने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के अंदर एक ऐसी स्थिति भी लाने की ये कोशिश कर सकते हैं कि जहां इमरजेंसी लग जाए और चुनावों को टालना पड़ जाए, तो सिविल वॉर जैसी एक पोजीशन को खड़ा किया जा सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स भी कम नहीं हैं। वो भी जो नेशनलिस्ट हैं, हार्डकोर डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स, वो भी हाईली वेपनाइज्ड ग्रुप है, जहाँ पे एक एक आदमी के पास 3-3 4-4 हथियार हैं, बंदूकें हैं। तो वहाँ पे अब अमेरिका के अंदर ये एक माचिस की तीली लगा दी गई है बारूद के ढेर में। अब जलता है या बुझ जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये है कि ये भारत के लिए भी एक खतरनाक सीन है और मैसेज है, और मोदी जी के लिए भी और उनकी सिक्योरिटी के लिए एक खतरनाक स्थिति आ गई है यहाँ से। तो उनको भी केयरफुल रहना चाहिए। तो आज इसके साथ ही मैं ख़त्म करूँगा।